गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत पाठ 10 के संज्ञा तथा संज्ञा के भेद इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ में हम यह जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के विकार के रूप में क्या प्रयुक्त होते हैं। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। विकारी शब्द, संज्ञा तथा संज्ञा के भेद। बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मीरा कल आगरा गई थी। इसमें आपके कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें उभारने का प्रयास किया गया है। बच्चा किताब पढ़ रहा है, झूठ बोलना पाप है, मनोहर सो रहा है। तो आइए देखते हैं कि इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं उन्हें देखकर हमें क्या प्रतीत हो रहा है। पहले तो आप यह जानिए कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि इस परिभाषा को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, अभी आपने चित्र के वाक्यों को पढ़ा तो उसमें व्यक्तियों के नाम, अब इसमें मीरा और मनोहर, ये किसी व्यक्ति के नाम हैं। स्थान का नाम, जैसे मीरा कल आगरा गई थी, आगरा शहर का नाम है। जातियों के नाम, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। बच्चा, किताब। भाव या गुणों के नाम, अब इसमें आपके भाव, हमारे जो मन के भाव होते हैं, जैसे झूठ, पाप, ये आपके संज्ञा के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं से मिलकर हम संज्ञा को परिभाषित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सभी शब्द किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, गुण या भाव के नाम की ओर संकेत कर रहे हैं। जो आपने चित्र में चीज़ें देखी, वह जैसे मीरा, यह व्यक्ति को संबोधित कर रहा है, आगरा स्थान को संबोधित कर रहा है, बच्चा और किताब ये जाति को संबोधित कर रहा है, झूठ, पाप हमारे मन के भाव हैं, मनोहर व्यक्ति को संबोधित कर रहा है। तो व्याकरण में ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? संज्ञा शब्द कहा जाता है। संज्ञा, संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। संसार में जो भी वस्तु है उसका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। हमारे इस संसार में सभी वस्तुओं का कोई ना कोई नाम होता है और इस नाम को ही हम संज्ञा शब्द के नाम से संबोधित करते हैं। संज्ञा की परिभाषा, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कि किसी प्राणी या व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव के नाम का परिचय देने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी के गुण या किसी के मन के भावों का परिचय देते हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं।
संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में ही समाहित होते हैं, उसी रूप में हम उसे जानते हैं। तो पहला आपका क्या है संज्ञा का भेद? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का परिचय देते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे प्राणियों के नाम महात्मा गांधी, सरिता, दयानंद, कामधेनु इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम बताते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इन व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत प्राणियों के तो सभी नाम आते हैं, लेकिन वस्तु या स्थान, कोई भी प्रसिद्ध वस्तु है या स्थान है, तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब वस्तुओं के नाम में जैसे आपकी गीता है, रामायण है, कल्पवृक्ष है, ये सब आपके बहुत ही प्रसिद्ध नाम हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। स्थानों के नाम में किसी भी शहर का नाम हो सकता है, कोई भी प्रसिद्ध स्थान हो सकता है, जैसे दिल्ली, लंदन, शिमला, भारत, चीन इत्यादि। संज्ञा के भेद का पहला भेद क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के या एक जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का परिचय मिलता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एक ही प्रकार के या एक जैसे प्राणी या वस्तु मिलकर एक जाति बनाते हैं और इनका बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे एक ही जैसे प्राणियों का, वस्तुओं का या स्थानों का परिचय मिलता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा आती है। जैसे प्राणियों के जाति सूचक नाम आदमी, जानवर, पक्षी। अब आदमी में सभी प्रकार के मनुष्य आएंगे, जानवर में सभी प्रकार के जानवर आएंगे, पक्षी में सभी प्रकार के पक्षी आएंगे। तो प्राणियों के जाति सूचक नाम, वस्तुओं के जाति सूचक नाम, जो भी वस्तुएं हैं जैसे किताब, मसाला, चॉकलेट, ये सारे आपके वस्तुओं के अंतर्गत आएंगे। स्थानों के जाति सूचक नाम जैसे शहर, गांव, पहाड़। जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों के 2 उपभेद और होते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो ऐसे संज्ञा शब्द जो एक ही प्रकार के या एक जैसे प्राणियों और वस्तुओं तथा स्थानों का परिचय देते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। पहला आपका है जातिवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्य वे पदार्थ हैं जिनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, ऊन आदि।
ये सब आपके क्या हैं? जैसे लोहा, लौह धातु जो होती है उससे लोहे के काम होते हैं। लकड़ी से लकड़ी का कार्य होता है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये भी आपकी धातुएं हैं। तो इन द्रव्यों या पदार्थों के नाम का परिचय देने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहे जाते हैं, जैसे मिट्टी, अनाज, कोयला, प्लास्टिक आदि। अगला है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, दरबार, परिवार, सेना, भीड़, टीम, दल आदि। ये सब आपके समूह का बोध करा रहे हैं। संज्ञा का जो तीसरा भेद है वह है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, व्यापार आदि का परिचय देने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे अब भाव, हमारे मन के भाव, सुख, दुख, प्यार, ममता, स्नेह, क्रोध इत्यादि। गुणों के नाम, हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, गुण हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो गुणों में सुंदरता, सच्चाई, ईमानदारी, अच्छाई इत्यादि। दोषों के नाम बेईमानी, पशुता, ठगी, चोरी आदि। अवस्था के नाम बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, यौवन इत्यादि। तो ये सारे जो भाव हैं ये हमारे मन के भाव को दर्शाते हैं, हमारे गुणों को दर्शाते हैं, हमारे स्वभाव को दिखाते हैं, हमारी अवस्थाएं जो दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं। तो ये सारे ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। किस प्रकार से होता है? जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध न करवाकर उस व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव आदि से युक्त व्यक्तियों का बोध करवाती है, तब वह जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे मान लीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हम कह सकते हैं कि विभीषण रावण का भाई था, और जातिवाचक संज्ञा के रूप में यही वाक्य क्या हो जाएगा कि विभीषणों के कारण भारत परतंत्र हुआ। अब यहाँ पे जो विभीषण शब्द है वह संज्ञा शब्द है। व्यक्तिवाचक के रूप में विभीषण रावण के भाई के रूप में दिखाया गया, और जब हम उसका जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए तो विभीषणों के कारण, अब उसमें विभीषण जैसे बहुत से व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। तो ये हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। किस प्रकार से? नेताजी भाषण दे रहे हैं। अब यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है और उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में क्या करेंगे? नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
अब नेताजी आपका संज्ञा शब्द हुआ, लेकिन जो उसका प्रयोग हमने किया तो वही जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। अभी जो आप पढ़ रहे थे भाववाचक संज्ञा शब्द, जो हमारे मन के भाव होते हैं, उन्हें हमने जाना कि हमारे मन के भाव में हमारे गुण दोष होते हैं, हमारा स्वभाव होता है, हमारे शरीर की अवस्थाएं होती हैं। तो इनकी रचना किस प्रकार से होती है? तो कुछ शब्द तो मूलतः भाववाचक संज्ञा होते हैं। इनके अलावा कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द अन्य शब्दों से भी बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना किस प्रकार से होती है। तो भाववाचक संज्ञा शब्द की रचना 5 प्रकार से की जाती है। जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषणों से, क्रियाओं से और अव्ययों से। तो उसमें आपका पहला है जातिवाचक संज्ञाओं से। जातिवाचक संज्ञा है बूढ़ा। भाववाचक संज्ञा क्या हो गया? बुढ़ापा। जातिवाचक संज्ञा है मित्र। भाववाचक संज्ञा हो गई मित्रता। दानव, दानवता। पशु, पशुता। प्रभु, प्रभुता। पंडित, पंडिताई। मानव, मानवता। बच्चा, बचपन। शिशु, शैशव। लड़का, लड़कपन। तो ये थी आपकी जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। दूसरा है सर्वनामों से। अब यहाँ पे आपका सर्वनाम शब्द है मम। अब मम सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा होगी ममत्व, ममता। सर्वनाम शब्द है अपना, अपनत्व, अपनापन। निज, निजत्व, निजता। अहम, अहंकार। तीसरा आपका है विशेषणों से। विशेषणों से, अब विशेषण आपके यहाँ पे शब्द हैं बुरा, हरा, खट्टा, मोटा, आवश्यक, आलसी, सुंदर, युवा, अच्छा, चतुर, मीठा, निर्धन, लघु, काला, ईमानदार, मधुर। अब बुरा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी बुराई। हरा विशेषण है और शब्द बना हरियाली। खट्टा से खटास, मोटा से मोटापा, आवश्यक से आवश्यकता, आलसी से आलस्य, सुंदर से सुंदरता, युवा से यौवन, अच्छा अच्छाई, चतुर चतुराई, मीठा मिठास, निर्धन निर्धनता, लघु लघुता, काला कालिमा, ईमानदार ईमानदारी, मधुर माधुर्य या मधुरता। अगला आपका है क्रियाओं से। अब यहाँ पे क्रिया है पढ़ना, पढ़ाई, सजाना सजावट, दौड़ना दौड़, छोड़ना छूट, रोकना रुकावट, लिखना लिखावट, हंसना हंसी, खेलना खेल, भूलना भूल, बहना बहाव। अगला आपका है अव्ययों से। कुछ अव्यय शब्द जिनकी रचना भाववाचक संज्ञा के रूप में होती है। दूर दूरी, मना मनाही, ऊपर ऊपरी, निकट
निकटता, नीचे, नीचाई, समीप, समीपता। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उन भेदों के विषय में जाना और भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार से होती है। तो आइए देखते हैं हमने सीखा। इसमें आपका पहला पॉइंट है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था, गुण, दोष, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद किए जाते हैं, द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक। कुछ संज्ञा शब्द मूलतः भाववाचक संज्ञा ही होते हैं, पर अधिकतर भाववाचक संज्ञा शब्द अन्य वर्गों के शब्दों से बनाए जाते हैं। तो आपने इस पाठ में अध्ययन किया संज्ञा तथा संज्ञा के भेदों का। अगले पाठ में हम यह जानेंगे कि संज्ञा के विकार के रूप में कौन कौन से शब्द आते हैं। धन्यवाद।